अक्सर ये सोचने में कि हमने कितना कुछ खो दिया, हम कितना अमूल्य समय खो देते हैं, लेकिन इसकी परवाह हमें बहुत देर बाद होती है कि सबसे कीमती तो समय ही था। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद में बजट सत्र का दूसरा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार का आर्थिक रोड मैप आज होगा सामने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभा पटल पर रखेंगी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा सीईओ से की बातचीत। भारत को उभरते वैश्विक ऊर्जा हब के रूप में किया प्रस्तुत। निवेश और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर जोर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित। 1 अप्रैल से पूरे देश में होंगे लागू। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का फोकस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ। बारामती में अंतिम विदाई की तैयारी। महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम हस्तियों ने जताया शोक। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह। संगीत के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। देशभक्ति के रंग में रंगी राजधानी। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसके अंतर्गत अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखेंगी। महासचिव 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 8 विधेयक सभा पटल पर रखेंगे। कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 13वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद नियम 377 के अधीन लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा की। वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखेंगी। इसके बाद प्रश्नकाल के अंतर्गत अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। विजय चौक पर मधुर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। रायसीना हिल्स पर डूबते सूरज की मध्यम रोशनी में आज 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के साथ समापन होगा। ये समारोह परंपरागत रूप से अत्यंत भव्य और अनुशासित तरीके से संपन्न होता है। इस खास मौके पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड अपनी मनमोहक और देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां देंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत मास्ड बैंड की प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा से होगी। अंत में मास्ड बैंड भारत की शान, वंदे मातरम और ड्रमर्स कॉल प्रस्तुत करेगा। समारोह का समापन हमेशा की तरह बेहद लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा, जिसे बगलर्स द्वारा बजाया जाएगा। इसे पूरे कार्यक्रम के मुख्य कंडक्टर, स्क्वाड्रन लीडर
लैमा पोक्कम रूपचंद्र सिंह होंगे। थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय बलों के अलग अलग कंडक्टर अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व करेंगे। निश्चित रूप से ये नज़ारा बेहद खास होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत गांव में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। यह भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में भी सहायक होगा, जिसके लिए सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास का दृष्टिकोण देश के सभी नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम को देखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने यह कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का दृढ़ और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीति के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि वर्षों से देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है।
माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि संसद, सरकार और नागरिक मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। नागरिक राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व देकर संवैधानिक मूल्यों को कायम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में विषय पर भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर सांसदों को एकमत होना ही चाहिए। हमारे संविधान की भावना भी यही है। इसीलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है कि हर सांसद राष्ट्रहित के विषय पर एकमत होकर देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरे। माननीय संसदगण, आज सभी देशवासी देख रहे हैं कि भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। विकसित भारत का लक्ष्य भी किसी एक सरकार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। ये एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। आने वाले समय में देश की प्रगति हमारी सामूहिक संकल्पों से ही होगा। मुझे विश्वास है कि संसद, सरकार और नागरिक तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर दोनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह संबोधन व्यापक, प्रेरक और दूरदर्शी रहा। राष्ट्रपति का संबोधन हाल के वर्षों में भारत की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाने के साथ साथ भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा भी तय करता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संसदीय परंपराओं में राष्ट्रपति का संबोधन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह आने वाले महीनों में देश की विकास यात्रा को दिशा देने वाले नीतिगत संकल्पों को सामने रखता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संबोधन देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में विकसित भारत के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया, जो मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की हमारी साझा आकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संबोधन में सुधारों की रफ्तार को और तेज करने, नवाचार और सुशासन पर जोर देने की सामूहिक प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में किसानों, युवाओं, गरीबों, वंचित वर्गों के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का भी उल्लेख किया गया, जो समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया एनर्जी वीक 2026 के मौके पर दुनिया और भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ राउंड टेबल बातचीत की। इस दौरान इंडस्ट्री लीडर्स ने भारत के मजबूत ग्रोथ आउटलुक पर पूरा भरोसा जताते हुए देश में अपनी मौजूदगी और निवेश बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई। प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में सीईओज ने भारत के एनर्जी सेक्टर में निवेश के प्रमुख कारणों के तौर पर पॉलिसी में स्थिरता, सुधारों की तेज रफ्तार और दीर्घकालिक ऊर्जा मांग को रेखांकित किया। इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक भरोसेमंद और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह की बैठकों से सरकार और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लीडर्स से सीधे मिलने वाले फीडबैक से पॉलिसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने, सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकालने और भारत को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास, इनोवेशन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए
प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंग इंडिया 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमारी एयर एक्टिविटी का कई गुना विस्तार होना तय है। अनुमान है कि 2047 तक भारत में 400 से अधिक एयरपोर्ट्स होंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उड़ान योजना के अगले चरण पर भी काम कर रही है। कुछ भी नहीं करते थे साथियों। आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमारी एयर एक्टिविटी का कई गुना विस्तार होना तय है। अनुमान है कि 2047 तक भारत में 400 से अधिक एयरपोर्ट्स होंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उड़ान स्कीम के नेक्स्ट फेज पर भी काम कर रही है। इस पॉलिसी से रीजनल और एफोर्डेबल एयर कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। इन सब के साथ सी प्लेन ऑपरेशंस का भी विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। इस वर्ष की रैली का विषय रहा राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में, तटीय इलाकों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपियन यूनियन यानी कि दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप्स को होगा। मेरे युवा साथियों, ये एफटीए भारत के युवाओं को सीधे यूरोप के जॉब मार्केट से जोड़ता है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक अवसर बनेंगे। इसका मतलब है कि भारत के युवाओं के लिए, आपके लिए 27 देशों में नए नए अवसर खुल रहे हैं। साथियों, इन सभी वैश्विक अवसरों को सरकार व्यापक रिफॉर्म से और व्यापक बना रही है। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, वो युवा शक्ति के सामने हर रुकावट को दूर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभाली। ये रैली 1 माह तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भव्य समापन है। इसमें देश भर से 2406 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया, जिसमें 898 महिला कैडेट भी शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। साथियों, आजकल के आधुनिक युद्ध में युवा कौशल की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर टैंक, बंदूक और गोलों तक सीमित नहीं रहा है। आज लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। आज की लड़ाई कोड में भी होती है,
क्लाउड में भी होती है। देश में लगभग 12,000 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। केरल के आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के योगदान और भूमिका की सराहना की। आयुर्वेद की सदियों पुरानी उपचार पद्धति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमेशा उपयोगी साबित हुई है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक घोषणा हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज और प्रैक्टिशनर्स को एक बड़ा बूस्ट देगा। ईयू मेंबर स्टेट्स में जहां रेगुलेशंस मौजूद नहीं हैं, वहां हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स भारत में हासिल की गई अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आयुर्वेद और योग से जुड़े हमारे युवाओं को होगा। इस एग्रीमेंट से यूरोप में आयुष वेलनेस सेंटर्स की स्थापना में भी मदद मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की और भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सैदोव के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और उन्हें भरोसा है कि दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक गति आगे भी बनी रहेगी। उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास ने भी कहा कि दोनों पक्षों ने भारत उज्बेकिस्तान रिश्तों में जारी सकारात्मक रुझान के प्रति विश्वास जताया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि प्रोटोकॉल ऑफिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है। विद्या प्रतिष्ठान ने और उनके ट्रस्टी किरण ने बताया कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आज लोगों के अंतिम दर्शन के लिए बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह के भी बारामती में आयोजित अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अजीत पवार का कल सुबह मुंबई से बारामती जाते समय एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। वे जिला पंचायत चुनावों के प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और राज्य में 1 दिन के राजकीय अवकाश तथा 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का स्थान लेंगे और 1 अप्रैल 2026 से देश भर में पूरी तरह लागू होंगे। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। यह नए नियमों में कचरे के कुशल पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत कचरे के स्रोत पर ही 4 स्तरीय पृथक्करण को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत अपशिष्ट को गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट की श्रेणियों में अलग अलग करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि इससे अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने, लैंडफिल पर दबाव कम करने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद की वजह से भारत को भी
बिना सोचे समझे गई क्रूरता का सामना करना पड़ा है। उन्होंने होलोकॉस्ट की भयावहता और आज के दौर में सामने आ रही आतंकवादी घटनाओं के बीच समानताओं की ओर ध्यान दिलाया और ऐसे खतरों से जूझ रहे देश के प्रति भारत की सहानुभूति को दोहराया। इजराइल दूतावास द्वारा आयोजित एक होलोकॉस्ट मेमोरियल इवेंट में संबोधन के दौरान विदेश सचिव ने कहा कि होलोकॉस्ट केवल बड़े पैमाने पर हत्याओं से नहीं बल्कि नफरत, अमानवीयकरण और बहिष्कार की मानसिकता से शुरू हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी कि जब पूर्वाग्रह को सामान्य बना दिया जाता है और भेदभाव को संस्थागत रूप मिल जाता है, तब इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। The Holocaust did not begin with the extinguishing of life. It began with words. Words of hatred, words of dehumanization, words of exclusion. It began when prejudice was normalized, when discrimination was institutionalized, and when silence replaced conscience. Today, we stand here because memory is resistance. We must remember the victims, not only for the tragedy that they endured, but also as a commitment to ensure that such crimes against humanity never occur again. These acts of remembrance are acts of moral courage and ensure that never again is not merely a slogan, but equally a solemn responsibility. विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि अब आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत को डिजिटली मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जो नागरिकों को अपनी डिजिटल पहचान को मोबाइल के माध्यम से दिखाने, शेयर करने और वेरीफाई करने की सुविधा देता है। नई आधार ऐप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ऐप के लॉन्च होने के बाद अब नागरिकों को फिजिकल आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस ऐप में QR कोड आधारित वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है, जिससे होटल, एयरपोर्ट, बैंक या किसी भी सेवा प्रदाता के साथ सुरक्षित तरीके से पहचान साझा की जा सकेगी। साथ ही उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार केवल सीमित जानकारी ही साझा कर सकते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। ये कदम डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूत करेगा और नागरिकों के लिए पहचान संबंधी प्रक्रियाओं को आसान, सुरक्षित और तेजी से उपलब्ध कराएगा। How verifications on various people can be done with minimum ease. How from hospitals to hotels, which I just mentioned, limited sharing of data and totally voluntary. Nothing is compulsory here. It's only to make a better feel and a better ease of doing business that the Prime Minister talks about. These are those initiatives that we want to do and focus on two things in the government: is ease of doing business and ease of living. So it has to be hassle-free. It has to be seamless. It has to be without any compliances. और कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।